फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को ही कंटिन्यू करते हुए उसमें एक रेखीय उद्विकास के अंतर्गत जिन समाजशास्त्रियों ने एक रेखीय उद्विकास के पक्ष में अपने सिद्धांत दिए उनका वर्णन करते हैं। तो टायलर जो सर्वप्रथम थे, टायलर ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत दिए। टायलर ने बताया था कि धर्म उत्पत्ति का एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत रिसर्च इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड प्रिमिटिव कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में प्रतिपादित है। इनके अनुसार आदिम समाज में धर्म की उत्पत्ति आत्मा में विश्वास से हुई। आदिम मानव का विश्वास था कि मनुष्य की दो आत्माएं होती हैं, एक तो स्वच्छंद आत्मा या जिसे हम बोलते हैं फ्री सॉइल, दूसरी होती है शरीर आत्मा या बॉडी सॉइल। स्वच्छंद आत्मा मनुष्य के शरीर से बाहर जा सकती है तथा सभी प्रकार के अनुभव कर सकती है। दूसरी ओर शरीर आत्मा जब मनुष्य का शरीर स्थायी रूप से छोड़ देती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा भूत या प्रेत आत्मा बन जाती है। तो आदिवासियों का ये मत था कि के अनुसार शरीर आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु के बाद भी मरे लोगों की आत्माएं सपनों में दिखाई देती हैं। टायलर के अनुसार आत्माएं अनेक हैं, इसलिए आत्माओं की पूजा के फलस्वरूप सर्वप्रथम बहुदेववाद का उदय हुआ। बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का विकास हुआ। स्पेंसर भी टायलर के मत के समर्थक हैं। स्पेंसर का मानना है कि समस्त धार्मिक संस्कार, कृत्य आदि का उद्भव पूजा से हुआ है। इन सब का आधार वह था। इसके अनुसार सभी धर्मों की उत्पत्ति मरे हुए लोगों के डर के कारण हुई है। टायलर के अनुसार धर्म तीन स्थितियों से होकर गुजरता है। आदिम जनजातियों में धर्म का प्रथम स्वरूप पूर्वजों की पूजा है, जिससे मृत आत्माओं की पूजा करते थे। धीरे धीरे मनुष्य का विश्वास अनेक देवी देवताओं में हुआ। अंत में एक देवता को ही मान्यता दी गई। तो इस प्रकार धर्म के तीन स्वरूप हुए: पूर्वजों की पूजा, अनेक देवी देवताओं की पूजा और एक ईश्वर की पूजा। तो ये एक ईश्वरवाद के विकास की तीन स्थितियाँ एवं स्वरूप हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्गन की। तो मॉर्गन का सिद्धांत जो था वो एक रेखीय सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। उनका मानना है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम, अनुभव एवं प्रगति में हुआ है। इनके अनुसार विकासवाद का सरलता से धीरे धीरे जटिलता में बदलने का सिद्धांत मानव विकास और संस्कृति विकास में सही चरितार्थ होता है। सर्वप्रथम मानव संस्कृति आरण्य अवस्था की थी, दूसरी असभ्य अवस्था की थी और तीसरी थी सभ्य अवस्था की। इन्होंने प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्य तथा उच्च स्तरों या स्वरूपों में विभाजित किया। तो रेखीय विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आरण्य अवस्था सर्वप्रथम आती है। आरण्य अवस्था जिसे हम बिल्कुल असभ्य अवस्था भी कहते हैं, इसके तीन स्तर थे। फर्स्ट था निम्न स्तर, मध्य स्तर तथा उच्च स्तर। निम्न स्तर के अंतर्गत हम मानव उत्पत्ति की बात करते हैं। मध्य स्तर के अंतर्गत अग्नि प्रयोग एवं मछली आदि का शिकार करने की बात है। उच्च स्तर के अंतर्गत बाण व धनुष का आविष्कार हुआ था। इस प्रकार आरण्य अवस्था तीन स्तरों से गुजरी है: निम्न अवस्था, मध्य अवस्था एवं उच्च अवस्था। सेकंड थी बर्बर अवस्था। बर्बर अवस्था भी आरण्य अवस्था के समान ही तीन स्तरों से गुजरी है: निम्न अवस्था, मध्य अवस्था एवं उच्च अवस्था। निम्न अवस्था के अंतर्गत बर्तन बनाने की कला का आविष्कार हुआ था। मध्य अवस्था के अंतर्गत कृषि का प्रारंभ तथा चरावाही पशुपालन हुआ था तथा उच्च अवस्था के अंतर्गत लोहे का प्रयोग व हथियार एवं उपकरणों का उपयोग हुआ था। तीसरी आती है सभ्यता। सभ्यता भी तीन स्तरों से गुजरी है: निम्न अवस्था, मध्य अवस्था एवं उच्च अवस्था। निम्न अवस्था के अंतर्गत भाषा तथा लिखने की कला का विकास एवं व्यापार का विकास हुआ था। मध्य अवस्था के अंतर्गत उच्च पैमाने पर व्यापार एवं मशीनों का प्रयोग हुआ था तथा उच्च अवस्था के अंतर्गत यूरोपीय सभ्यता, पूंजीवाद तथा सभ्यतावाद का उदय हुआ था। तो इस प्रकार से आरण्य अवस्था भी, सभ्य अवस्था, आरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं तीन तीन स्तरों से होकर गुजरी है। मॉर्गन ने एक रेखीय सिद्धांत के माध्यम से विवाह, परिवार, नातेदारी की भी व्याख्या की थी। आपके मत के अनुसार परिवार तथा विवाह संस्थाओं का उद्विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। प्रारंभ में यौनाचार की अवस्था थी। यौनाचार जिसमें किसी से भी यौन संबंध स्थापित किया जा सकता था। तत्पश्चात
समूह विवाह व बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हुआ था। धीरे धीरे एक विवाह की स्थिति आई। विवाह के साथ साथ परिवार में भी परिवर्तन देखने को मिला था। गोत्र में मातृपक्षीय, पितृपक्षीय आदि का आधार परिवार ही रहे हैं। वास्तव में परिवार पहले रक्त संबंधी थे, फिर समूह परिवार हुए, फिर सीडेमेंशियंस परिवार हुए, पितृसत्तात्मक हुए और अंत में एक विवाही परिवार की अवस्था जो है वो सामने आई है। तो इस प्रकार मॉर्गन का ये जो रक्त संबंधी परिवार से एक विवाही परिवार की जो अवस्था थी वो एक सीधी रेखा में हुई है। यानी रक्त संबंधी पहले आए, उसके पश्चात समूह विवाह हुआ, उसके पश्चात सीडेमेंशियन विवाह हुआ, तत्पश्चात पितृसत्तात्मक परिवार हुआ तथा लास्ट में एक विवाही परिवार हुआ। तो इस प्रकार जो विवाह की अवस्थाएं थी ये एक सीधी रेखा में परिवर्तित होती गई। मॉर्गन का जो यह सिद्धांत था इसके अंतर्गत जो सभ्य अवस्था बताई गई है ये वर्तमान की अवस्था है, क्योंकि प्रारंभिक जो अवस्था थी वो तो आदि मनुष्यों की थी, जहाँ पर आग का प्रयोग मछली का शिकार होता था, मानव कंद मूल फल खाता था। उस समय उनके जो रहने का स्टैंडर्ड था या रहने की जो अवस्था थी वो बिल्कुल एक पशु के समान थी। धीरे धीरे उनमें कृषि का, पशुपालन, चारागाह का विकास हुआ, जिससे कि क्योंकि आग का आविष्कार हुआ था, लोहे का आविष्कार होने लगा था, उन्होंने अपने जो हथियार थे, औजार थे वो बनाना शुरू करा था। तथा सभ्य अवस्था सबसे लास्ट में जो वर्तमान अवस्था है, इसमें भी जो निम्नतम अवस्था थी वो भाषा व लिखने की कला का विकास हुआ था। जैसे व्यापार वगैरह होने लगा था, भाषाएं उत्पन्न होने लगी थी, लिखना जो वर्बल जो हम बोलते थे उसको लिखा जाने लगा था। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे विकास हुआ था। मध्य स्तर पर जो था वो व्यापार में मशीनों का प्रयोग हुआ था, तरह तरह की मशीनों का उपयोग करने होने लग गया था। अतः लास्ट थी यूरोपियन अवस्था, पूंजीवादी साम्यवादी अवस्था। और जो वर्तमान में औद्योगिक अवस्था चल रही है, वर्तमान में जो हमारी आधुनिक अवस्था आई है, उच्च आधुनिक अवस्थाओं के बारे में कॉन्सेप्ट आया था, ये धीरे धीरे उसकी ओर ही बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉर्गन ने भी विवाह के समान, परिवार के समान जो समाज की बढ़ती अवस्था बताई है वो एक सीधी रेखा में बताई है। यानी ये एक के बाद एक अवस्थाएं आई। उनके कहने का मतलब था कि सबसे पहले आरण्य अवस्था आई, फिर बर्बर अवस्था आई और फिर सभ्य अवस्था आई। मॉर्गन के बाद हम अध्ययन करते हैं हेडन ने कला के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। उन्होंने कला को नोटिस करा और कला के संबंध में बताया था कि सर्वप्रथम उद्विकासीय जो रेखा उनका था वो एक रेखीय था। उन्होंने बताया सर्वप्रथम यथार्थवादी कला आई थी, यानी सिर्फ साकेतों के माध्यम से, यथार्थ के माध्यम से, यानी सिर्फ हम अनुमान या कल्पना के माध्यम से कोई जो कला का हम उपयोग कर रहे हैं वो यथार्थवादी अवस्था थी। उसके बाद आई संकेतवादी अवस्था। संकेतवादी कला के अंतर्गत संकेतों के द्वारा होने लग गया था कला का, धीरे धीरे कुछ संकेत होते थे उनका उपयोग धीरे धीरे होने लगा था। और थर्ड इसके अंतर्गत आई एक रेखीय कला। एक रेखीय कला के अंतर्गत कुछ प्रतिपादक आए थे, एक रेखा में हुआ था। इसको दिया था वेस्टमान, फ्रेजन तथा ब्रिंटर ने आदि ने इस प्रकार की कला का उपयोग करा था। तो इस प्रकार से रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत को अनेक वैज्ञानिकों ने समझने एवं जानने का प्रयोग करा था। ये सभी वैज्ञानिक अतिवादी हम एक तरफा विश्लेषण करते हैं और आज के कारण इन सभी के कारण इनकी आज आलोचना भी होती है, यानी इन्हें कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब आलोचना किस प्रकार की हुई, जैसे प्रकार्यवादियों ने इनकी आलोचना करी। प्रसारवादियों ने बताया था कि उद्विकास की 3 मान्यताएं थी। एक रेखीय उद्विकास, मानव की मानसिकता एकता तथा आविष्कार के विरुद्ध। प्रसारवादियों का कहना है कि संस्कृति के तत्वों का आविष्कार के साथ साथ उनका कोई लेना देना भी होता है। यानी जब 2 संस्कृतियां पास होती है तो उनके सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उनके समाजों की संस्कृतियों के तत्वों का परस्पर आदान प्रदान एवं लेन देन होता है। तो इस प्रकार के आदान प्रदान को हम प्रसार कहते हैं।
इसी तरह गोल्डन विजन ने भी उद्विकासियों की कमी को बताया था। उन्होंने कहा था कि सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसार के महत्व को नहीं जान पाए। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्कृति का आविष्कार किया जाता है तथा भिन्न भिन्न संस्कृतियों भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट आविष्कार भी किए जाते हैं। गोल्डन विजन ने सांस्कृतिक समानता के लिए उद्विकासियों की मानसिक एकता की बात को अस्वीकृत किया। प्रकार्यवादियों ने भी इस प्रकार के जो उनके प्रमाण थे उसके विरुद्ध आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा यह इनका एक संपूर्ण कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसा नहीं है कि एक सीधी रेखा में ही हमेशा उद्विकास हुआ है। उद्विकास कई संस्कृति परिवर्तनों से गुजरता हुआ होता है। तो इस प्रकार हमने अपने एक रेखीय उद्विकास की बात की। धन्यवाद।